हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस के लिए घटना चक्र की जो बुक है, उसमें हम एक क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये दूसरी क्लास होगी। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज हम मौर्य काल से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे और आज मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के शासक शासन को समाप्त करके नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसी की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है, रुद्रताम्र के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है? तो ये जाता है पुष्यगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगला है, रुद्रताम्र के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख, इसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगला है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश का था? तो यह मेगास्थनीज जो ग्रीस का था। मेगास्थनीज ग्रीस का था। सेल्यूकस निकेटर का दूत बनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में है? तो मुद्रा राक्षस जो वो संस्कृत में है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की संस्कृत भाषा में और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है और इसमें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण या कुलहीन कहा गया है और मुद्रा राक्षस पर ढूंढीराज ने टीका लिखा था। अगला है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ है? गुर्जरा जो है ये एमपी में स्थित है। अगला है, कलशी प्रसिद्ध है। कलशी जो है ये अशोक के शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तराखंड में है और यहाँ पर अशोक का शिलालेख मिला है। अगला है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? धार्मिक सहिष्णुता के लिए अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो है। 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना कही गई है। धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अगला है, कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं लिया था। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह कर दिया था। तो देखिए इसमें ई सही है लेकिन आर गलत है। धार्मिक आधार पर भूमिदान प्रथम बार की जो साक्ष्य मिलते हैं वो मौर्योत्तर कालीन के, मौर्यों के बाद के हैं और संभवतः ये सातवाहन समय के हैं। एक अभिलेख, सातवाहन के एक अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। अगला है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? तो ये 13वां शिलालेख है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक ने जो है 13वें शिलालेख में विस्तृत से जानकारी दी है। यह अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जारी किया था 261 ईसा पूर्व में। विजय के बाद कलिंग में 2 स्थानीय प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए थे। उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। अगला है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसली जो है कलिंग की राजधानी थी। अगला है, कौटिल्य प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो है इतिहास में विष्णुगुप्त और चाणक्य 2 और नामों से जाने जाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी थी, राजनीति पर है ये। अगला है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? ये बिंदुसार के समय में आया था। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। जब वो राजा बनता है तो उसके समय में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने अपना
प्रतिनिधि बनाकर, अपना राजदूत बनाकर डिमेकस को भेजा था। ये बिंदुसार की राजसभा में आया था। ये मेगास्थनीज के स्थान पर आया था, मेगास्थनीज के बाद ये आता है। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मेगास्थनीज आया चंद्रगुप्त के समय, डायमेकस आता है बिंदुसार के समय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ऑप्शन में है कश्मीर, कर्नाटक, गुर्जर और कामरूप। कामरूप यानी असम जो है, ये अशोक के अधीन नहीं था, अशोक के साम्राज्य में नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसकी रचयिता हर्षेय है। ये प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये अशोक का अभिलेख है प्रयागराज में, जो उसी पर उत्कीर्ण है। और यहाँ गुप्त साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों राज्यों में देविका और समतटका के साथ कामरूप का उल्लेख है। अगला है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, शहबाजगढ़ी में जो है, ये शहबाजगढ़ी वाला जो अभिलेख है, शिलालेख है, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख जो अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, और शहबाजगढ़ी जो ये आधुनिक पाकिस्तान में है। अगला है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति बनी है। यह राजकीय शक्ति का प्रतीक है। भारत ने अपने राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे अपनाया है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। अगला है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, जो अशोक के बृहद शिलालेख है, उसमें 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। 13वां शिलालेख यानी कलिंग विजय का जिसमें उल्लेख है। अगला है, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये स्तंभ जो है, मौर्यकालीन स्तंभ जो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है। अगला है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सारनाथ में एक स्तंभ पर है। अगला है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी, कृषि पर निर्भर थी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था, लगभग 1/6 लिया जाता था। अगला है, देवनागरी नाम किसे दिया गया था? ये अशोक का नाम है। अशोक को देवनागरी कहा गया है। अशोक का नाम जो है, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदयगोलम के अभिलेखों पर मिलता है। ये नाम आप याद रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। अगला है, मौर्य परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो राजस्व इकट्ठा करता था समाहर्ता। राजस्व एकत्र करता था समाहर्ता। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों का देखभाल करता था। और प्रतिष्ठा जो था, प्रतिष्ठा मंडल स्तर पर प्रशासक होता था। अब हमारा अगला टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल हमने कंप्लीट कर लिया था। घटना चक्र की बुक में जितने भी क्वेश्चन है, हमने सबको डिटेल में कवर कर लिया है, जितना आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मौर्योत्तर काल में पहला क्वेश्चन है, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है मध्य एशिया के निवासी थे। कुषाणों का प्रथम नेता जो था, वो कुजुल कड़फिशस था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था। अगला है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कनिष्क के दरबार में चरक था। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक और चरक जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। चरक ने चरक संहिता लिखी है, ये आयुर्वेद ग्रंथ है। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। स्वर्ण सिक्कों को नियमित रूप से पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाणों को दिया जाता है। कुषाणों ने स्वर्ण और
ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को बड़े पैमाने पर प्रचलित किया था। अगला है राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम, तो दरबारी चिकित्सक था चरक। अगला है मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंची, ये कुषाण काल में अपने शिखर पर पहुंची थी। मथुरा कला में बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया जाता था। अगला है दी गई जानकारी की पहचान करना। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की और इसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा शहर शामिल थे। 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ये थे शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग की बात है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके उसका सेनापति पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग शासक था देवभूति। अगला है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है? तो देखिए ऑप्शन में सुश्रुत, बागभट्ट, चरक और जीवक। इसमें चरक और जीवक दोनों ऑप्शन सही हैं। जीवक जो ये कौशल के राजा प्रसेनजीत बिंबिसार का राज्यवैद्य था, ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था, महात्मा बुद्ध के भी ये चिकित्सक थे। और चरक जो ये कनिष्क के टाइम का है। अगला है प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य की रचना की है। अगला है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 57 ईसा पूर्व में। उज्जैन के एक शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इस संवत को चलाया था। और शक संवत जो है ये 78 ईस्वी का है, ये कनिष्क के समय का है, कनिष्क द्वारा चलाया गया था। अगला है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। इसमें सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है, उसकी पुस्तक है इंडिका। अगला है कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये तो सही है। दूसरा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी में अनेक बंदरगाहों व्यापारिक केंद्रों का वर्णन मिलता है। कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। अब हमारा अगला टॉपिक है गुप्त और गुप्त उत्तर काल। इसमें पहला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो ये कालिदास की रचना है, संस्कृत है, ये संस्कृत में है। और उसके अलावा कालिदास ने विक्रमार्वशी, मौलिकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार जैसी रचनाएं लिखी हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? तो ये नवरत्न जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों का उल्लेख है जो, और इनमें हैं कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपनक, वररुचि, बेताल भट्ट और घटकर्प। अगला खगोलविद वराहमिहिर और कालिदास किसके दरबार में थे? ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थे? तो प्रभावती गुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी और वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। वकाटक राज्य की प्रसिद्ध महिला ये थी प्रभावती गुप्त, जो उन्होंने कुछ वक्त तक शासन किया था। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किसके समय अभियान के दौरान जानकारी देती है? प्रयाग प्रशस्ति जो ये समुद्रगुप्त के अभियानों की जानकारी देती है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में अशोक के अभिलेख पर ही चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है जो हरिशेर ने संस्कृत में लिखा था, इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। और इसमें मुगल बादशाह जहांगीर का भी लेख है और बीरबल का ये लेख प्राप्त होता है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा
कौन इनमें से नहीं है? तो देखिए, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त ये सब एक ही के नाम है, और समुद्रगुप्त ये अलग है क्योंकि ये गुप्त शासक है। अगला है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये थानेश्वर का शासक था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी में। अगला है, अशोक ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में किया था। इसमें कौन कौन से हैं? तो पंजाब है, कन्नौज है, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन II ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर। अगला है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से हस्तांतरित हुई थी? ये कन्नौज थी। अगला है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? तो अस्कन गुप्त ने हुड़ों को हराया था। अगला है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी जो ये बाणभट्ट की पुस्तक है। कादम्बरी संस्कृत में है, संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाणभट्ट इसके रचयिता हैं और इसमें उसके पुत्र भूषण भट्ट का भी योगदान है। बाणभट्ट जो ये हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्षचरित भी उन्होंने लिखा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन में सौमिल, शौनक, शूद्रक और सुश्रुत। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। काशी के रहने वाले थे। 1000 ईसा पूर्व से इनका काल जो है 1000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। शौनक जो है ये ऋग्वेद कालीन ऋषि हैं। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार हैं, साहित्यकार हैं। सौमिल जो है ये भी गुप्त कालीन नाटककार हैं। अगला है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित थे? तो जो छपनक हैं ये फलित ज्योतिष से संबंधित थे। छपनक को फलित ज्योतिष संबंधित विद्वान थे और वररुचि जो है ये भाषा व्याकरण, शकु शिल्प और अमर सिंह जो है ये कोश रचना से संबंधित है। इनकी रचना है अमर कोश। अगला है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? तो ये रूपक। गुप्तकालीन जो रजत मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा, उसके रूपक या रूपक, और स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण सिक्कों का सबसे प्रमुख स्थल था राजस्थान का बयाना। यहीं से बहुत सारे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। अगला है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। ये भारत में उदय हुआ था। अगला है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इन्होंने योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना की है। सो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब अगली क्लास में हम दक्षिण भारत से संबंधित क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे और अगली क्लास में एंशिएंट इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। सो इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तक के क्वेश्चन कवर किए थे। सो आप लोगों ने अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो क्लास को देख लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।